नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा उपस्थित है आपके समक्ष। राजा भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर। थैंक यू लगातार सर। हम अपडेट कोरोना को लेकर दे रहे हैं, राजनीतिक बातों पर चर्चा कर रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती इस समय राजा भाई मुझे लगता है कि कोरोना ही है इस समय पूरे विश्व के लिए। इंदौर नहीं, देश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे विश्व के लिए कोरोना एक बड़ी चुनौती के तौर पर है। ऐसी तमाम खबरों के साथ इस समय मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अंदर की खबर क्या है और क्या क्या पेच कहाँ फंसे हुए हैं, यह सब बातें राजा शर्मा जी से अच्छे से कोई आपको बता नहीं सकता है। तो राजा भाई, क्या कहना है आपका? थैंक यू सर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इशू रेज किया है जिसमें पॉलिटिकल कॉरिडोर में सबकी निगाहें इस दौर में लगी हुई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। क्योंकि आपको ध्यान हो, जब ये पिछला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जब 6 मंत्री बनाए थे इन्होंने, तब भी मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद, मतलब हालातों का, परिस्थितियों की रिक्वायरमेंट के बाद ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अब मुझे लगता है कि 31 मई लॉकडाउन के बाद एक मंत्रिमंडल का गठन जो मुहाने पे खड़ा है, उसकी एक सूची बन चुकी है कि किन किन लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। और अब देखिए, इसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि इस बार संगठन और सरकार और दिल्ली दरबार और महाराज, 4 फैक्टर काम करेंगे एक एक मंत्री के व्यक्ति के नाम के चयन के लिए। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि इनको मंत्री बनाया जाए और वो मंत्री बन जाएंगे। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग है। जैसा मैं लगातार कहते आ रहा हूं कि इस बार शिवराज सिंह चौहान बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे नहीं खेल पा रहे हैं। उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वो बार्गेनिंग मोड में है सिंधिया के द्वारा। महाराज दिल्ली में बैठे हैं। आपको ध्यान है कि महाराज जिस दिन इन्होंने सत्ता परिवर्तन करवाया था, उसके बाद आज दिनांक तक भोपाल नहीं आया। वो नहीं है। आज दिनांक तक प्रदेश नहीं आए हैं। वो वहीं से, दिल्ली से ही अपनी राजनीति कर रहे हैं और गाहे बगाए कुछ वीसी में अपना ज्ञान दे रहे हैं। एक बात, महाराज ने जो अपना एक कार्ड खेला है, उसमें कार्ड ये है महाराज का कि उसको 11 मंत्री उनको चाहिए। उनके 11 मंत्री महाराज को अपने खेमे के चाहिए। तो जैसा मैं हमेशा कहते आया हूं कि शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, दिल्ली भाजपा और वीडी शर्मा और सुहास भगत की भाजपा, ये सब अलग अलग भाजपा है, ध्यान रखिए। शिवराज सिंह चौहान अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहेंगे क्योंकि वीडी शर्मा, सुहास भगत ने आपको वानगी में बता दिया कि जब जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष की नियुक्तियां हुई तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का दौर को प्रारंभ किया है। गौर कीजिएगा बात को। मतलब इस बार जितने भी लोगों की नियुक्तियां हुई है, उससे बड़े नेता नाराज हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये। लेकिन इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चालू किया है, उसमें हर जगह विरोध के स्वर है ही। लेकिन इनको दिल्ली से जिस तरीके का संकेत है कि आप निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, निर्णय पार्टी के हित का और संगठन के हित का होना चाहिए, इसको मद्देनजर आप देखिए, गौर कीजिए कि जितने भी लोग बने हैं ना, नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर में प्रसन्न नहीं है। यदि आप इंदौर की बात करो तो गौरव रणधीर को बनाने के बाद एक बड़ा धड़ा, बड़ा खेमा अंदर अंदर नाराज है। लेकिन ये संगठन का निर्णय है कि अब हमको भारतीय जनता पार्टी को उस छतरी से बाहर निकालना है जिस छतरी में हमेशा लोग नीचे एक के बाद एक आकर खड़े हो जाते थे। तो उसी दिशा में मुझे लगता है मंत्रिमंडल का भी रूपरेखा और दशा और दिशा तय हो रही है। शिवराज सिंह चौहान चूंकि मुख्यमंत्री हैं, सरकार के मुखिया हैं, उनको अपनी पसंद के लोग जरूर चाहिएंगे, लेकिन उससे ज्यादा संगठन की पसंद हावी होगी, ऐसे मेरे सूत्र बताते हैं। एक बात। दूसरी बात, इस बार दिल्ली से एक एक चीज मॉनिटर हो रही है क्योंकि महाराज दिल्ली में विराजमान है। महाराज दिल्ली के नेताओं से बात करते हैं। दिल्ली के नेताओं का अपना मध्य प्रदेश को लेकर स्टडी है क्योंकि सामने 24 सीटों का चुनाव है ना, वो निर्णायक रहेगा।
यदि अभी आपने महाराज को नाराज कर दिया तो महाराज जैसे कमलनाथ से नाराज होकर गए थे कि आप उस घेरे में ना आ जाओ, वो भी एक समस्या है। और आपकी पूरी सरकार महाराज की कृपा पे टिकी हुई, ये तो आप भी जानते हो, ठीक है। महाराज की दीदी कृपा नहीं होती तो फिर आपकी सरकार नहीं बन पाती। इसलिए उन 24 सीटों को कैसे एडजस्ट और मैनेज किया जाए, कैसे महाराज को खुश रखा जाए, कैसे उनके लोगों को मंत्री बनाया जाए। जैसे तुलसी सिलावट ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है, गोविंद सिंह बन चुके हैं, लेकिन अभी आपको और मंत्रियों को एडजस्ट करना है जिसमें ये देखा जाए कि महाराज ने 11 लोगों की सूची कम से कम लोगों की दी है, ऐसी मेरे पास पुख्ता जानकारी है। एक, अब शिवराज सिंह चौहान अपने कितने लोगों को एडजस्ट करा पाते हैं और संगठन अपने कितने लोगों को मंत्री बना पाता है, ये एक विषय विचारणीय है। अब मैं पिन पॉइंटेड इंदौर की बात करता हूँ। इंदौर की यदि अपन बात करें तो मेरिट बेसिस पे उषा ठाकुर और रमेश मेंदोला का नाम भले ही चल रहा हो, लेकिन यदि शिवराज सिंह चौहान की चली तो ये दोनों नाम दरकिनार होते हुए मालिनी गौड़ मंत्री बने। मैंने एक वर्ड यूज किया यदि, ठीक है। कारण समझिए आप, शिवराज सिंह चौहान को यस मैन चाहिए होते हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अफसर हो, तो उनको यस मैन चाहिए। यस मैन की थ्योरी के अंदर मालिनी इंदौर की समीकरण में फिट बैठती है। जैसे रमेश मेंदोला यदि बनते हैं तो भाई के आदमी हैं, वैचारिक मतभेद आपको मालूम है। उषा ठाकुर बनती है तो अपने आप के अंदर वो फायर ब्रिगेड पॉलिटिशियन लीडर है, वो कोई किसी की मतलब कृपा पात्र से ये वाला चुनाव नहीं जीत के आई है। जब उनको ओवरनाइट आपने महू चुनाव लड़ने भेज दिया था ना, तो अपने पुरुषार्थ से और संघ की लॉबी ने उनको चुनाव जीता के भेजा है। तो मुझे लग रहा है संघ तो पहली पसंद रहेगी तो संघ की उषा ठाकुर रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो संघ की पहली पसंद उषा ठाकुर रहेगी, भाई रमेश जी को मंत्री बनाना चाहेंगे। ऐसे में मुझे लग रहा है इसका एडवांटेज मालिनी गौड़ को मिल सकता है। संभावनाओं पे आपसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन इसका वैसा वर्षा एक दूसरा पहलू ये भी है कि आपको सांवेर का चुनाव जीतना है। सांवेर के चुनाव में रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय की यदि आपको सहयोग चाहिए तो उनको मंत्री बनाने की प्राथमिकता में लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका नेटवर्क वहां पे भी है, ये वहां के परिणाम को भी प्रभावित करने में सक्षम लोग हैं। ये एक कारण हो सकता है जो मैं समझ पा रहा हूँ। प्लस आज के डेट में तुलसी सिलावट रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय के संपर्क में है और बहुत क्लोज संपर्क में है, तो उसका एडवांटेज रमेश मेंदोला के नाम को भी मिल सकता है। तीसरी बात, अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में और किन लोगों के नाम आ सकते हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को आप शुरू के 5 नाम पूछते हो तो उसमें रामपाल, भूपेंद्र और राजेंद्र शुक्ल का नाम तीनों का मेरिट बेसिस पे आता है। 3 नाम इस बार देखना यह है कि इनमें से इन तीनों को किसको जगह मिलती है, तीनों को मिलती है या इनको संगठन में एडजस्ट कर दिया जाए। क्योंकि इस बार संगठन की थ्योरी क्या है कि जिन लोगों ने मंत्री पावर एंजॉय किया 15 साल तक, अब उनको क्यों न संगठन में लाया जाए और संगठन को मजबूत किया जाए, ये एक बड़ा कारण है। और दिल्ली इस बार बड़ी एक एक डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रही है, वॉच कर रही है और दिशा निर्देश दे रही है, दिशा निर्देश का पालन करवा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, क्योंकि वीडी शर्मा दरअसल यंग ब्रिगेड को प्रीफर करने वाला व्यक्ति है, वो एबीवीपी से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति है, वो फायर ब्रांड पॉलिटिशियन है। और वो भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जब बने तो मध्य प्रदेश के राजनेताओं की इच्छा शक्ति से नहीं बने, वो ऊपर के संगठन से और ऊपर के संघ के इच्छा शक्ति से बने हुए हैं, इसलिए निर्णय लेने में फ्री हैंड है सर। बहुत विस्तार से बहुत अच्छी जानकारियां दी है आपने राजा भाई। अगर हम मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के गठन की बात करें तो निश्चित तौर पर आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि शिवराज संगठन, सरकार और आला कमान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये एक बड़े नाम है। सरकार, संगठन, आला कमान और ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज, यानी कि ये 4 बड़े फैक्टर हैं जो एक पूरी मध्य प्रदेश सरकार को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। चारों फैक्टर काम कर रहे हैं। यहाँ अकेले शिवराज नहीं है जो पिछले टर्म तक हुआ करते थे। तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती इस समय शिवराज सिंह चौहान के लिए अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना और अपने साथियों के साथ साथ भाजपा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा के लोगों को एडजस्ट करना। तो वो किस करवट बैठेगा ये आने वाले 1-2 दिनों में मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन मंत्री बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, किसकी पसंद चलेगी, किसकी ना पसंद चलेगी।
और राजा भाई इस विस्तार से इस बात के स्पष्ट संकेत मिल जाएंगे, हालांकि अभी भी मिल रहे हैं, कि शिवराज को आला कमान ने कितना फ्री हैंड दे रखा है। देखिए ये क्लियर है। अभी आपको है ना पूरा फोकस 24 सीटों पे जाना है, उपचुनाव पे जाना है। उपचुनाव के परिणाम शिवराज का फ्यूचर भी तय करेंगे, ये भी आप मान लीजिए। लेकिन अब आप देखिए, आप फ्री हैंड और आप डिसीजन मेकर इसलिए नहीं हो सकते हो क्योंकि जिस बेल्ट में चुनाव है वहां पे डोमिनेटिंग बेल्ट है महाराज का, और वो यदि महाराज का डोमिनेटिंग बेल्ट है तो निर्णय उनके हिसाब से होंगे। अभी तो साहब आपको मालूम नहीं है, अभी उनको जरा मध्य प्रदेश आ जाने दीजिए, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग भी उनके हिसाब से ही होगी ना, क्योंकि वो सरकार के बड़े स्टेक होल्डर हैं, और बड़े स्टेक होल्डर के नाते वो सब कुछ करवाना चाहेंगे जो उनके क्षेत्र में उनकी पकड़ को मजबूत करवाएगी। एक दूसरी बात, अब आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का आने वाले दिनों में हमको मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार का वजूद है, किस प्रकार का डिसीजन मेकर है। सर आप मान लीजिए ये बात कि इस सरकार में शिवराज सिंह चौहान एक फेस वैल्यू है, वो भी इसलिए कि पुराना चेहरा है, इजी गोइंग चेहरा है, लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा हुआ है, पुराना है, और इजी कनेक्ट उस व्यक्ति की रही है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाना जरूरी था। सामने उपचुनाव है, इसलिए अभी आप आने वाले दिनों में ये देखिएगा कि निर्णय किस प्रकार के होते हैं। इस मतलब चतुर्कोणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये। मैंने अभी फिर रिपीट कर रहा हूं, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, दिल्ली भाजपा संगठन, और भारतीय जनता पार्टी भाजपा। तो इस समय कॉमन कंसेंसस बनाना बड़ी चुनौती का काम है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपका मंत्रिमंडल बनेगा, जितने लोग उसमें आप मैनेज हो पाएंगे वो तो ठीक है, जो लोग मैनेज नहीं हो पाएंगे उनके जो इंटरनली विरोध के स्वर रहेंगे उनको मैनेज करना होगा। जिन लोगों को आप टिकट दोगे उनको कितना मैनेज करके दोगे वो भी एक मैटर करेगा। जिनको टिकट दिया, जिनको जो दावेदार था जिनको नहीं मिला, उनको निगम मंडल अध्यक्ष वहां पे एडजस्ट करना है, वो भी एक आपके लिए क्लॉज रहेगा। तो अभी आपका काम केवल मैनेजमेंट ही रहेगा सर। ऐसा नहीं है कि आप बाहें चढ़ा के पॉलिटिक्स करोगे, आपको हाथ जोड़ के विनम्रता वाली पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। और आने वाले 24 सीटों पर जो उपचुनाव होना है वो निश्चित तौर पर यह तय करेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा प्रवेश कितना सही था। क्योंकि इस चुनाव को अगर भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, और उसमें भी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है सारे टिकट पाएंगे, ऐसा सुहास भगत जी ने भी कहा है, इनकी बात का वजन होता है इस पार्टी, इस पूरी पार्टी के अंदर। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वे कितने अपने उम्मीदवार जिता पाते हैं। हालांकि ग्वालियर बेल्ट उनके क्षेत्र के उम्मीदवार ज्यादा हैं, पर फिर भी निश्चित तौर पर आने वाला समय ये तय करेगा कि महाराज का वजूद कितना और ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा का वजूद कितना है। इन दोनों चीजों पर सारी चीजें तय होगी। बहरहाल राजा भाई, हम हालातों के बारे में भी बात कर लें। राजनीतिक हालातों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। कोरोना के हालात कहीं से कहीं तक किसी से छुपे नहीं है, पूरे विश्व में हालात अपनी तरह से अलग हैं। हम इंदौर के हालातों की बात करें अगर, तो इंदौर उन देश की चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां पर मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन में 31 मई के बाद भी कोई छूट दी जाएगी। नहीं, ये तो बहुत क्लियर है सर कि इंदौर में आज का आपको जानकारी देता हूं कि आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने देश के टॉप 12-13 जो हॉटस्पॉट शहर हैं उनके म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से एक कैबिनेट सेक्रेटरी ने मुलाकात करी है, ऑनलाइन वीसी के थ्रू मीटिंग ली है। उस मीटिंग में उन्होंने उनसे रोड मैप और प्लान पूछा है कि बताइए अभी आप तक का क्या स्टेटस है, आने वाले दिनों में आपके पास क्या प्लानिंग है लॉकडाउन को लेकर। तो इंदौर तो ऑलरेडी हॉटस्पॉट है ही, और औसत आप उठा के 10 दिन के आंकड़े उठा के देख लीजिए, औसत 80-90 केसेस पर डे आ रहे हैं। यदि आप उठा के केस उठा के देखो तो पन्ने पलट लीजिए 7-8-10 दिन के, औसत कभी 120 आ रहे हैं, कभी 90 आ रहे हैं, कभी 75 आ रहे हैं, कभी 50 के नीचे भी आ रहे हैं। ऐसे में आप यह तो नहीं कह सकते कि इंदौर अंडर कंट्रोल है, कहीं ना कहीं वायरस स्प्रेड तो हो रहा है, ठीक है। तो जब वायरस स्प्रेड हो रहा है, यदि आपने लॉकडाउन खोल दिया तो आप जो 60 दिनों से घर में बैठे हो वो करा धरा पानी फिर जाएगा। एक
अभी आप देख रहे हो जिस तरीके से छूट दी हुई है, उस छूट में भी वायरस कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए सर, मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, लॉकडाउन केवल लर्निंग है, लेसन है, एक पाठशाला है जो आपको पिछले 60 दिनों में उसकी तालीम मिल चुकी है कि अब आपको कैसे आगे जीना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना है, कैसे मास्क लगा के घर से निकलना है, कैसे आपको प्रिकॉशन के साथ रहना है। ये आपको लर्निंग थी, वो मिल गई है। अब आपको आज नहीं तो कल निकलना तो है, और जिस दिन आप निकलोगे उस दिन कोई कोरोना घर थोड़ी चले जाएगा, कोरोना तो वहीं खड़ा है ना सर। अब आपको उस कोरोना के साथ कैसे जीना है, प्रिवेंशन के साथ जीना है, प्रिकॉशन के साथ जीना है। वो आपको जो प्रिकॉशन बताए हैं, सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, तमाम प्रकार की चीजें अब आपकी आदत में आ गई है, और नहीं आई है तो फिर आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली अब आपको 60 दिन में यदि बात समझ में नहीं आएगी तो कोई व्यक्ति आपका आके हाथ नहीं पकड़ेगा कि भाई साहब आप ऐसा मत करिए। अब आपको खुद को उसके साथ रहना है, इसलिए फेस वाइज शहर को खोलना भी पड़ेगा, इकोनॉमिक गतिविधियां भी चलाना पड़ेगी, और एक्टिविटीज का मूवमेंट भी करना पड़ेगा। क्योंकि आप भले अगले 2 महीने और घर बैठा के रख लो, उससे क्या होगा? देखिए, जो स्प्रेडिंग की जो चेन थी वो जितनी स्लो होना थी हो गई। उसका एडवांटेज ये मिला कि हम लोग समझदार हो गए, हम लोग जानकार हो गए, हम लोग ने लर्निंग और लेसन ले लिया कि अब हमको कैसे बचना है। हमने यदि लर्निंग लेसन ले ली तो स्प्रेडिंग कमजोर हो गया, यदि लर्निंग लेसन नहीं लेते तो लोगों के गले पड़ते, गले मिलते तो हजारों की संख्या में पर डे आते। तो लर्निंग लेसन थी, हो गया, खोलना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ खोलना पड़ेगा, सिस्टम के साथ खोलना पड़ेगा। हो सकता है 10-15 दिन और न खोलो, लेकिन खोलना तो आपको पड़ेगा, उस प्लानिंग के साथ खोलना पड़ेगा। आपको शायद याद हो, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव दिया था जब रेसिडेंसी के अंदर मीटिंग थी, अभी कलेक्टर और सांसद रेसिडेंसी के अंदर इंदौर के सांसद और कलेक्टर साहब, डीआई साहब, उन लोगों ने एक मीटिंग बुलवाई थी। उसमें आप और हम दोनों मौजूद थे, बतौर संपादक एक मीटिंग उन्होंने आयोजित की थी, और उसमें सुझाव आपकी तरफ से भी थे, मेरी तरफ से भी थे, और निश्चित तौर पर अच्छे सुझाव निकल कर आए थे। आप उस सुझावों पर चर्चा कर रहे थे राजा भाई। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा था कि शहर में मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है? वो दरअसल एक अवेयरनेस है कि यदि चौराहे पे भाई साहब को बिना मास्क जा रहे हैं तो हाथ जोड़ के उनको मास्क पहना दिया, तो उसको समझ में आएगा कि अब ये मेरी जान के लिए बहुत कीमती है, और आपकी जान के लिए भले कम कीमती हो, सामने वाले के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप मिलने जा रहे हो। तो आपने कहा, तो उस पर कलेक्टर साहब ने बहुत अप्रिशिएट कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने रेज करी है। आपने कहा पब्लिक फंड से भी आपको मास्क मिल सकते हैं। जैसे मैंने एक इशू रेज किया था, शायद आपको याद आता हो, कि जो शहर में हो रहा है वो तो जग जाहिर है, लेकिन जो जो ट्रेनें, इंटरसिटी बसेस और प्लेन आएंगे, उसमें आपके पास क्या रोकथाम के वो है कि आप प्लानिंग क्या है कि इनको कैसे रोकोगे? देखिए सर, आज वही बात कर्नाटका गवर्नमेंट ने उठाई है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा है कि अभी हमारे यहाँ फ्लाइट को लैंड नहीं करना देंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स को बाय रोड और बाय ट्रेन भी प्रतिबंधित किया है। प्रतिबंध सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं उनको कब तक क्वारंटाइन कर पाओगे और कहाँ कर पाओगे, उनका क्या ठौर ठिकाना है, ये चुनौती बड़ी है। क्योंकि जब व्यक्ति सब, मैंने जैसा उस दिन जिक्र कहा कि बंगाल बिहार से अब ट्रेंड आने शुरू हुए हैं कोरोना के। सपोज कीजिए हमारे यहाँ शिप्रा एक्सप्रेस आती है, उसमें 1500 लोग बंगाल से आते हैं, उसमें यदि 100-200 लोग भी इन्फेक्टेड होते हैं और वो बाजारों में घूमते हैं, वो जो काम करते हैं उसके माध्यम से यदि आपके घर तक कोरोना पहुंच जाएगा तो फिर आपका करा धरा मेहनत तो पानी फिर गया ना। इसलिए चुनौतियां आपके सामने अभी इंटर स्टेट ट्रेवलिंग है, इंटर प्लेन से आने वाले, रेल से आने वाले, बाय रोड आने वाले लोगों पे नजर रखना है। और ये एक बड़ी चुनौती सबके सामने है, वो इंदौर के सामने भी रहेगी। ऐसा नहीं केवल इंदौर के सामने है, दुनिया में सभी के सामने है कि व्यक्ति वहां से ट्रेवल करके जाएगा। तो आप देखिए, प्लेन से जाने वाले लोगों को 7-7 दिन क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। अब आप मुझे बताइए, प्लेन से व्यक्ति जा रहा है, उसके बाद भी जो 7 दिन तक ठिकाने पर नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? आप उसको क्वारंटाइन किया गया, मतलब अल्टीमेटली वो प्लेन से जाना उसका, फिर वो बाय रोड जाए या बाय ट्रेन जाए बराबर है, समय की कीमत तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रही ना जी। इसलिए अभी सब चीजें गौण है। अभी एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, हॉटस्पॉट से आ रहा है, ग्रीन जोन से आ रहा है, रेड जोन से आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसको कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा, तो यही चीज अपने रेसिडेंसी में
उठाई थी कि आपके पास क्या प्लानिंग है, बाहर से आने वाले लोगों पे कैसे नजर रखोगे आप, क्योंकि इंदौर में जो कोरोना फैला है उसका श्रेय 100% इंटरनेशनल फ्लाइट को जाता है। थर्मल स्कैनिंग से कुछ मालूम नहीं पड़ता है सर, उस समय टेम्परेचर के अलावा क्या मालूम पड़ता है। थर्मल स्कैनिंग से केवल सेटिस्फेक्शन हो सकता है, लेकिन यदि इंटरनली किसी को क्वारंटाइन इसके कोरोना के सिम्टम्स हैं तो 4-5 दिन बाद आते हैं। हो सकता है कोई पैरासिटामोल लेके आ जाए उस समय जब ट्रेवल करके आ रहा हो, तो उसको टेम्परेचर मालूम ही नहीं पड़ेगा उस समय। तो आने वाले दिनों में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सामने चुनौतियां ये है कि ये ट्रेन आई है, इसमें 2000 लोग आए, इनके ठोर ठिकाने नाम पता ढूंढिए और पता कीजिए कि इनमें कितने लोग इन्फेक्टेड हुए। ये तो चुनौती रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी और जनमानस के सामने भी रहेगी लोगों से बचने के लिए। तो चुनौतियां अभी बड़ी है। इंदौर धीरे धीरे फेज वाइज खुल भी रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर भी रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छी है व्यवस्थाओं के ऊपर। लेकिन सर अभी अपने और लंबा सफर तय करना है, हैबिट में लाना है, आपके सिविक सुझाव सेंस। प्रशासन ने नोट भी लिया है और मुझे लगता है कि उसको अमली जामा पहनाने में आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ट्रेन रेलवे स्टेशन पर भी वो किस तरह से पैसेंजर्स की चेकिंग की जाए उसको लेकर प्रशासन बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। वो इम्पोर्टेंट चीज है सर, आने वाले दिनों में हमको ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बाहर से आएंगे उनका क्या ठोर ठिकाना है बताइए आप, ये इम्पोर्टेंट चीज है। राजा भाई, आज आपने खबर ब्रेक की है, इंडिगो ने 12 पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बारे में क्या जानते हैं? दरअसल 5 अलग अलग फ्लाइटें हैं, उसमें अलग अलग रूट के लोगों पे पॉजिटिव पाने की खबर आई है। अब सर भले ही प्लेन में जाए या ट्रेन में जाए, प्लेन में जा रहा है तो कोई व्यक्ति दूध का दूल्हा वो थोड़ी हो जाता है, बीमारी है वो तो आपको लगी हुई है, तो भले प्लेन में पकड़ना है या ट्रेन में पकड़ में आए, प्लेन में पकड़ में आ गई क्योंकि प्लेन ज्यादा सेंसिटिव चेकिंग हो रही है, ज्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं, ज्यादा प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। तो 12 लोगों का आज सामने आई है कि 5 फ्लाइट में ये 12 लोग, कोई बड़ी बात नहीं है सर, आने वाले दिनों में रोज ऐसे फिगर आएंगे। इसलिए आएंगे कि जो व्यक्ति घर से निकला है वो यदि इन्फेक्टेड है और वो अपने ठिकाने पे जाना चाहता है तो उसको भले सिम्टम्स नहीं मालूम पड़ रहे हो, लेकिन आपकी जो चेकिंग की पद्धति उससे मालूम पड़ जाता है। ठीक है, देखिए अभी हो क्या रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होने के कारण अधिकांश लोगों को सिम्टम्स आ ही नहीं रहे हैं, पर यदि आप पर यदि आप चेकिंग कराओ तो हो सकता है उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ जाए। इम्यून सिस्टम मजबूत हो रहा है देश के लोगों का। अभी अपन यदि देश के आंकड़ों की बात करें तो हमारी आज भी रिकवरी रेट 42 पॉइंट समथिंग है सर, ये अच्छी रिकवरी रेट है हमारी आज भी मोर्टेलिटी रेट 3% से भी नीचे है। तो हम ऐसा नहीं है कि हमारी देश की बहुत आउट ऑफ कंट्रोल स्थितियां हैं, लेकिन अब हमको इस आदत के साथ जीने पड़ेगा। और भले ही वैक्सीन अगले साल आए, वैक्सीन अपना काम करेगी, हमको हमारा सिविक सेंस अपना काम करेगा, हमको हमारा सिविलाइज कल्चर अपना काम करेगा, हमको प्रिकॉशन और प्रिवेंशन अपना काम करेगा सर। बिल्कुल जरूरी है, प्रिकॉशन और प्रिवेंशन लेना जरूरी होगा, तभी हम और अपने को जो गाइडलाइन बताई गई है पिछले 60 दिनों के अंदर, जो गाइडलाइन बताई गई है अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर कोरोना की चेन तोड़ने का तो हम नहीं कह सकते कि हम कामयाब होंगे, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने में जरूर कामयाब होंगे। बहरहाल राजा भाई, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और राजनीतिक घटनाक्रम जो तेजी से घूम रहा है उसके बारे में भी काफी अच्छी जानकारियां दी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।